हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दोबारा से टेल ऑफ फाइटिंग गॉड्स सीरीज को शुरू करने वाला हूँ। मैंने इस सीरीज को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से एक्सप्लेन करना छोड़ दिया था। फिलहाल इस सीरीज के 7 ऐसे एपिसोड्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन नहीं करे, लेकिन चूंकि अब मेरी वो प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है तो मैं इस सीरीज को भी दोबारा से बैक टू नॉर्मल कर दूंगा। आज और कल के दिन मैं वो 7 के 7 एपिसोड आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करके अपलोड करने वाला हूँ। साथ ही इस सीरीज के आगे भी जो लेटेस्ट एपिसोड आया करेंगे वो भी आप लोगों को हर संडे टू संडे मिल जाया करेंगे। तो चलो फिर और जरा टाइम ना जाया करते हुए आज की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। बल्कि मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इस पार्ट 10 को देखने से पहले अगर आप लोग पिछले एपिसोड को भूल चुके हो तो एटलीस्ट एक बार आप जाकर पार्ट नंबर 9 को देख आओ, जिसकी वजह से आप आगे की स्टोरी को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। पार्ट नंबर 9 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया था कि किन्मो डीमन कल्ट का न्यू लीडर बन चुका है, लेकिन वो उनके साथ नहीं जाता, बल्कि वो यहीं पर डाजू कॉन्टिनेंट में रहकर बड़ा होगा। जब एक बार वो ताकतवर हो जाए उसके बाद वो डीमन कल्ट की जिम्मेदारी संभालने के लिए जाएगा। इसी तरह से यहाँ डाजू कॉन्टिनेंट में रहते हुए पूरे 3 साल गुजर जाते हैं, जहाँ 3 साल बाद किन्मो पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। वो एक हैंडसम नौजवान लड़का बन जाता है। तभी यहाँ पर डाजू कॉन्टिनेंट में यानकिंग किंगडम की एक एयरशिप की भी एंट्री होती है, जिससे किन्मो ने देख लिया था। और ये एयरशिप बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस थी, जो कि सिल्क थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए डाजू कॉन्टिनेंट का मैप बना रही है। किन्मो उस एयरशिप को फॉलो करते हुए यही सोच रहा था कि आखिर ये एयरशिप यहाँ पर क्या कर रहा होगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि उस एयरशिप पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिन्हें एयरशिप के अंदर मौजूद जनरल किन बहुत ही बेरहमी के साथ जान से मार डालता है। और ये लाशें इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने यूलोंग रिवर को ब्लॉक कर दिया। साथ ही साथ वहाँ की आइस भी टूटने लगी, जिसकी वजह से बाढ़ आने का खतरा बढ़ चुका था। किन्मो को तो ये समझ वैसे भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये यानकिंग किंगडम की एयरशिप यहाँ पर क्यों आई है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिलहाल वो बाढ़ थी, क्योंकि अगर ये सैलाब विलेज की तरफ बढ़ गया तो कई सारे बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। इसलिए किन्मो फौरन से डीमन स्कॉर्पियन गर्ल की तरफ बढ़ते हुए उससे मदद मांगता है, जिसे तो उस बुद्धा स्टैचू ने कैद करके रखा हुआ था। और चूंकि किन्मो ने जबरदस्ती उस लड़की को आजाद करवाया है, तो इसी वजह से ये स्टैचू यहाँ किन्मो और उस स्कॉर्पियन गर्ल की जान के पीछे पड़ गया था। इससे पहले कि ये बुद्धा स्टैचू यहाँ पर किन्मो या फिर उस स्कॉर्पियन गर्ल दोनों में से किसी को भी जान से मार पाता, तभी अचानक विलेज चीफ अपनी सो टेक्निक का इस्तेमाल करते उस बुद्धा स्टैचू को डाउन कर देते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ यानकिंग किंगडम की उसी एयरशिप से हुई और हमें उनके मकसद के बारे में मालूम हो चुका था, क्योंकि ये लोग बेबी ड्रैगन के साथ जमे हुए उसी मास्टर को लेने के लिए आए थे, जिससे किन्मो ने ये पिन सोड चुराई थी। जनरल किन उस साइज के अंदर फ्रोजन मास्टर की तरफ देखते हुए कह रहे थे कि 200 साल पहले हमारे क्राउन प्रिंस का मेंटोर गायब हो चुका था। किसी ने ये ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि वो एक बेबी ड्रैगन के साथ आइस में फ्रीज हो चुके हैं। ये सब कहते ही जनरल किन फौरन अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मास्टर गुली को साइज से आजाद करा देते हैं। जहाँ दूसरी तरफ मास्टर गुली अभी भी जिंदा थे। वो जनरल किन का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि 200 साल बाद आखिरकार यानकिंग किंगडम ने मेरी मदद करने के लिए किसी को तो भेज दिया। मास्टर गुली जब ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक 7th प्रिंस आगे की तरफ बढ़कर मास्टर गुली से सवाल करते हुए कहता है कि वैसे वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आखिर आपकी तलवार यानी कि ये पिन सोड कहाँ पर गई, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पास तो सिर्फ इस वक्त मियान ही मौजूद है। दोस्तों, इस 7th प्रिंस को याद रखना, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसके बारे में आगे आप लोगों को सब कुछ मालूम हो जाएगा। मास्टर गुली 7th प्रिंस के ये सवाल सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि एक लड़के ने धोखे से मुझसे मेरी ये पिन सोड चुरा ली और वो यहीं पर आसपास कहीं मौजूद है। मैं अपनी सोड को महसूस कर सकता हूँ। चलो हम लोग उसी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मैं उस लड़के को मारकर अपनी सोड उससे वापस लूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ किन्मो और डीमन स्कॉर्पियन गर्ल पर आ जाता है, जो कि बड़े बड़े आइसबर्ग का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पानी का रास्ता बदल रहे थे, ताकि पानी विलेज की तरफ ना जा पाए। और इसी दौरान किन्मो यहाँ पर डीमन स्कॉर्पियन गर्ल से उस गोल्डन बुद्धा स्टैचू के बारे में सवाल भी करता है कि आखिर वो उस गोल्डन बेल आर्टिफैक्ट टेक्निक का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा था, क्योंकि ये टेक्निक तो मैंने पहले भी ग्रेट ली इंसेक्ट के एक डिसाइपल के पास देखी थी। जिस पर डीमन स्कॉर्पियन गर्ल किन्मो को बताती है कि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम्हें सिंपल तरीके से समझाऊं तो ग्रेट ली इंसेक्ट का जो लीडर है और साथ ही स्टैचू का जो असली मालिक है, वो दोनों आपस में भाई थे। ये सुनकर तो किन्मो हैरान हो गया, क्योंकि उसका ग्रैंडपा माँ भी ग्रेट ली इंसेक्ट से ही बिलोंग करता था। और अगर ये बात सच है तो ग्रैंडपा माँ पहले से इस कॉपर ब्रो स्टैचू को जानता होगा, क्योंकि ये टेक्निकली ग्रैंडपा माँ के मास्टर का भाई यानी कि उसका अंकल हुआ। लेकिन ग्रैंडपा माँ ने कभी इस बारे में बात क्यों नहीं करी, जिस पर डीमन स्कॉर्पियन गर्ल बताती है क्योंकि ये जूनियर रुलाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एक दिन उसने मुझे इंसानों को खाता हुआ देखा, तो जूनियर रुलाई मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि वो मेरी सोल को बचाने के लिए मुझे कैद कर रहा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं थी। वो हेवन के सामने अपने मेरिट को इंक्रीज करना चाहता था, इसलिए उसने इस कॉपर स्टैचू के साथ मुझे कैद करके यहीं पर छोड़ दिया। जो सुनकर किन्मो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या ये कॉपर स्टैचू असली जूनियर रुलाई नहीं
नहीं। जिस पर स्कॉर्पियन गर्ल किन्मो को चिढ़ाते हुए कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, असली जूनियर इवलाइट जब भी वापस आएगा वो तुम्हें उसके कॉपर स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने के लिए सजा जरूर देगा। ये सब कहते हुए अब डीमन स्कॉर्पियन गर्ल यहाँ से जाने लगी थी क्योंकि वो किन्मो से कह रही थी कि मैंने इस सैलाब को विलेज की तरफ जाने से रोक दिया, अब मेरा काम यहीं पर खत्म हो चुका। लेकिन किन्मो डीमन स्कॉर्पियन गर्ल को जाने नहीं देता, बल्कि वो उससे कहता है कि अभी काम पूरा खत्म नहीं हुआ। फ्लड के अंदर और भी कई सारे बड़े बड़े आइसबर्ग्स है, अगर हमने उन्हें बाहर नहीं निकाला तो पानी सीधा नहीं बह सकता और ये सिर्फ आर्जी सोल्यूशन होगा, हमें परमानेंट सोल्यूशन के लिए ये सब करना ही है। लेकिन दूसरी तरफ डीमन स्कॉर्पियन गर्ल गुस्सा होते हुए कह रही थी कि आखिर मैं तुम्हारी मदद और ज्यादा क्यों करूं, क्योंकि पहले तो तुमने मेरे ट्रेजर्स चुरा लिए, उसके बाद तुमने मुझे उस गंजे के हाथों ऑलमोस्ट मरवा ही दिया था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उस गंजे ने भी मेरे साथ बहुत बुरा किया, क्योंकि मैं इवल नहीं थी, मैं तो जिंदा रहने के लिए सिर्फ शिकार कर रही थी। अगर शेर हिरन का शिकार करता है तो वो बुरा नहीं हो जाता, मैं भी बिल्कुल वैसी थी, जिंदा रहने के लिए खाती है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे गुनाह की सजा मिली जो कि गुनाह मैंने किया ही नहीं। डीमन स्कॉर्पियन गर्ल की ये सारी बातें सुनते हुए किन्मो से कहता है कि अगर तुमने मेरी मदद करके यहाँ पर मौजूद इन सारे विलेजर्स को इस बाढ़ से बचा लिया तो इसकी वजह से तुम्हें भी हेवन की तरफ से अच्छा खासा मेरिट मिल जाएगा और दोबारा कभी भी वो गंजा तुम्हें कैद नहीं कर सकता। डीमन स्कॉर्पियन गर्ल को तो ये मेरिट हासिल करने वाली बात काफी ज्यादा पसंद आई, इसलिए वो किन्मो की मदद करने के लिए एग्री हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्मो ने यहाँ पर डीमन स्कॉर्पियन गर्ल की वाइटल एनर्जी अपनी यीपिन सोर्ड में ऐड कर दी थी, जिसकी वजह से वो सोर्ड बहुत बड़ी हो गई और इसे यीपिन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए किन्मो पानी के अंदर मौजूद बड़े बड़े आइसबर्ग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। यहाँ ये सब करते हुए अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर पानी की एक बहुत बड़ी लहर आ चुकी थी, जिसे देखकर तो किन्मो पूरी तरीके से परेशान हो जाता है, क्योंकि ये लहर इतनी ज्यादा बड़ी थी कि किन्मो चाहकर भी उससे खत्म नहीं कर सकता था। पर तभी अचानक खुशकिस्मती से वहाँ पर ग्रैंडपा ज़ियाब तक पहुंच गया, जो कि तेजी के साथ पीछे से आते हुए अपने स्टिक का इस्तेमाल करते हुए एक और पानी की लहर को पानी से टकराते हुए खत्म कर देते हैं। सेवन प्रिंस तो ग्रैंडपा ज़ियाब की ये पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और वो सरप्राइज होते हुए कहता है कि कोई सिर्फ एक स्टिक का इस्तेमाल करते हुए इतनी बड़ी लहर कैसे क्रिएट कर सकता है। जिस पर जनरल किन ने उसे जवाब दिया कि ये कोई मामूली स्टिक नहीं बल्कि एक बहुत ही पावरफुल स्पीयर है और इसी स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमारे यानकिंग किंगडम के कई सारे वॉरियर्स को मार दिया गया था। यहाँ पर जनरल किन ने ग्रैंडपा ज़ियाब को पहचान लिया है, जबकि दूसरी तरफ किन्मो ने डीमन स्कॉर्पियन गर्ल और ग्रैंडपा ज़ियाब के साथ मिलकर सारे के सारे विलेजर्स को भी बचा लिया है, इसलिए किन्मो तो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। लेकिन दूसरी तरफ डीमन स्कॉर्पियन गर्ल ग्रैंडपा ज़ियाब को देखकर परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो किन्मो से कहती है कि मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और ये कहती वो फौरन यहाँ से भाग गई, जहाँ किनियो भी उसे अलविदा कहता है। तभी अचानक वहाँ पर यानकिंग किंगडम की वो एयरशिप भी आ गई थी, जिसे देखते हुए किन्मो अपने मन में कहता है कि ये तो वही एयरशिप है, लेकिन आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए। वो एयरशिप साइज में बहुत बड़ी थी, जिसके नीचे एक बहुत बड़ा बीस्ट भी बंधा हुआ था और वही इन्हें पानी के अंदर फ्लोट करवा रहा है, वरना ये पानी कम था और इतनी बड़ी एयरशिप इसके अंदर फ्लोट नहीं कर सकती। तभी अचानक हम देखते हैं कि जनरल किन भी बाहर की तरफ आते हुए कहता है कि किन्मो यही है ना तुम्हारा नाम, मैंने सुना कि तुमने मास्टर गुलिस से उनकी तलवार चुरा ली है, तो जल्दी से जल्दी वो सोर्ड वापस कर दो। जो सुनकर किन्मो वो सोर्ड देने से मना कर देता है। साथ ही साथ वो कह रहा था कि गुली ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, मैंने तो ये सोर्ड सिर्फ इसीलिए ली ताकि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं, और अब चूंकि गुली को तुम यहाँ पर अपनी शिप पर ले ही आए हो तो क्यों ना तुम मुझे इस तलवार का मियान भी दे दो, क्योंकि ये तलवार मियान के बगैर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। किन्मो का यहाँ पर ये एटीट्यूड देखकर तो सेवन प्रिंस को वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। दूसरी तरफ गुली भी सामने की तरफ आते हुए कहता है कि लड़के तुम जानते नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर किन्मो जवाब देते हुए कहता है कि मैं सब जानता हूँ और वैसे भी टेक्निकली ये तलवार मैंने चुराई नहीं बल्कि तुमने खुद अपनी मर्जी से मुझे ये दी थी ताकि तुम मुझे सोर्ड टेक्निक सिखा सको, तो ये तलवार तो तुम्हें कभी भी वापस नहीं मिलने वाली। जो सारी बातें सुनकर जनरल किन यहाँ ग्रैंडपा ज़ियाब की तरफ देखते हुए कहता है कि लड़के मैं जानता हूँ कि तुम इस मास्टर की वजह से इतना ज्यादा उछल रहे हो, क्योंकि ये मास्टर किंग ऑफ स्पीयर है, जिन्होंने कुछ अर्से पहले हमारे यानकिंग किंगडम के मास्टर बाइफिंग और उनके कई सारे एक्सपर्ट को अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए जान से मार डाला था और ये बहुत बड़ा क्राइम है। इसलिए किंग ऑफ स्पीयर ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है, अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो तुम दोनों यहाँ पर मारे जाओगे। ग्रैंडपा ज़ियाब को यहाँ पर जनरल किन की ये धमकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो धीरे से सामने की तरफ आकर यहाँ पर अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए पानी की वहाँ पर एक बहुत बड़ी वेव क्रिएट कर देता है, जिस लहर ने लगभग जनरल किन की एयरशिप को डुबा दिया था। सेवन प्रिंस को भी ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि किंग ऑफ स्पीयर तो अंधा है, मगर फिर भी वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने अपनी मामूली वाइटल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हम पर पानी की इतनी बड़ी लहर गिरा दी। जनरल किन को भी किंग ऑफ स्पीयर से थोड़ा बहुत डर तो लग जाता, लेकिन अब चूंकि फाइट शुरू हो चुकी है तो वो फौरन से अपनी एयरशिप के कैनन्स एक्टिवेट करना शुरू हो गया। मगर जब वो ये सब कर रहा था तभी अचानक उसे अपने कान में किसी की आवाज सुनाई दी, इसलिए वो फौरन से अपनी तलवार निकालकर पीछे की तरफ हमला करते हुए कहता है कि कौन है वहाँ पर। कोई तो था यहाँ पर जो कि बहुत ही तेज मूव कर रहा है, ये सब लोग उसे देख नहीं पाते, लेकिन वो आदमी बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ पर तबाही मचाने लगा। साथ ही साथ वो इन सबको बुरी तरीके से लूट लेता है, इवन कि उसे सेवन प्रिंस तक को नहीं छोड़ा। लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि
उसने सिस्टर जिन से कुछ भी नहीं लूटा क्योंकि वो एक औरत थी और वो औरत की बॉडी पर हाथ नहीं लगाना चाहता था। यहाँ जब इन सब मर्दों से कुछ न कुछ चोरी हो गया था तो जनरल किन बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। इवन की गोली के हाथ में मौजूद वो मियान भी गायब हो चुकी थी। जनरल किन का एक सोल्जर आकर उन्हें बताता है कि हमारे सारे के सारे कैनन और फर्नेस बॉम्ब भी गायब हो चुके हैं। ये सुनकर जनरल किन सोच में पड़ गए थे और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये सब कुछ चोरी कैसे हो गया। अच्छा, अब मैं समझ चुका हूँ कि ये यकीनन वही गॉडली थीफ होगा जिसने कई अर्से पहले हमारे यानकिंग किंगडम की इंपीरियल ट्रेजरी पर हमला करते हुए एक डिस्क को चुराने की कोशिश करी थी। वहाँ पर हजारों तरह के ट्रैप थे लेकिन कोई भी ट्रैप उस गॉडली थीफ को पकड़ नहीं पाया। बहुत ही मुश्किल से एम्परर सिर्फ उसकी एक टांग ही काट पाए थे लेकिन फिर भी वो चोर रुका नहीं बल्कि वो इस इंपीरियल डिस्क को लेकर गायब हो चुका था। ये सुनकर तो मास्टर गुली भी हैरान हो गए थे क्योंकि गॉडली थीफ आखिर इस लड़के को बैकअप क्यों कर रहा है और ये लड़का है कौन जिसे इतने सारा पावरफुल गॉडली कल्टिवेटर प्रोटेक्ट कर रही है। अभी अचानक इन्हें शिप के ऊपर से किसी की आवाज सुनाई दी जो कि मास्टर ज़िया था और वो यहाँ पर इन्हें आवाज देते हुए कहता है कि मेरी टांग जरा संभाल कर रखना क्योंकि एक दिन मैं अपनी टांग को लेने के लिए वापस जरूर आऊंगा। ये कहती वो एयरशिप से नीचे की तरफ जंप कर देते हैं जो देखकर सेवंथ प्रिंस तो ग्रैंडपा ज़िया को रोकना चाहता था क्योंकि वो उनसे कुछ लेना चाहता है जो कि ग्रैंडपा ज़िया को चोरी नहीं करना चाहिए था। लेकिन सिस्टर जिन सेवंथ प्रिंस को मना करते हुए कहती है कि ऐसा मत करो। दूसरी तरफ किन्मो की नजर भी अब सेवंथ प्रिंस पर पड़ गई थी और वो हैरान होते हुए कहता है कि ये लोग तो यहाँ पर जंग पर आए थे ना, तो आखिर इस तरह के गोलू मोलू बच्चे को इस जंग पर लाने की जरूरत क्या है। किन्मो अभी यहाँ पर ये सब सोच रहा था तभी अचानक हमें देखने को मिलता है कि एयरशिप पर एक और हमला हो चुका जिसकी वजह से वो जोर जोर से हिल रही थी। ये लोग कैसे तैसे खुद को संभाल कर देखते हैं कि इनकी एयरशिप पर एक बहुत बड़ी डीमन स्पाइडर ने अपनी जाल से हमला कर दिया था और इस डीमन स्पाइडर को कंट्रोल करने वाला ग्रैंडपा मस्क है जिसे देखकर तो जनरल की नोट भी सारा सरप्राइज हो गया। यहाँ पर ये स्पाइडर वेब इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इवन की उस स्पाइडर वेब से कुछ पॉइजनियस गैस भी रिलीज होना शुरू हो गई जो देखकर जनरल किन अपने सोल्जर्स को सांस लेने से मना करता है लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। कई सारे सोल्जर्स बेहोश होकर नीचे गिर गए। मास्टर गुली ने यहाँ पर ग्रैंडपा मस्क को देखते ही पहचान लिया था कि ये तो पॉइजन किंग है जो कि किसी तरह की भी पॉइजनियस क्रीचर को कंट्रोल करने के साथ साथ हर तरह का डेंजरस पॉइजन बना सकता है। जनरल किन ने ये बात जैसे ही सुनी वो पूरी तरीके से घबरा चुका था। वो फौरन अपने साथियों को आवाज देते हुए कहता है कि शिप का मुंह बदलो, हम यहाँ से जाने वाले हैं। ये सुनकर जनरल किन के बचे कुछ सोल्जर्स बिल्कुल ऐसे ही करने लगे लेकिन इससे पहले कि ये लोग अपनी एयरशिप को मोड़ पाते तभी अचानक एक सोल्जर जनरल किन को आवाज देते हुए कहता है कि हमारे पीछे एक और वॉरियर है जो कि है तो आधा लेकिन वो हमारा ही इंतजार कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हम पर हमला करना चाहेगा। ये सुनकर तो जनरल किन को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि आखिर ऐसा आदमी कैसे सर्वाइव कर सकता है जिसकी टांगे ही ना हो और वो बीच में से कटा हो। लेकिन देखने पर उसे ग्रैंडपा बुचर देखने को मिला जो कि अपने नाइफ का इस्तेमाल करते हुए फौरन एक डबल स्लैश से इन पर हमला कर देता है। मगर असल में ग्रैंडपा बुचर का टारगेट ये एयरशिप नहीं थी बल्कि वो इस एयरशिप की चेन्स को तोड़ते हुए नीचे की तरफ मौजूद उस बीस्ट को आजाद करवा चुका। साथ ही साथ ये स्लैश टेक्निक इतनी ज्यादा डेंजरस थी कि इसने पानी को बीच में से काट दिया। इस टेक्निक की वजह से चूंकि शिप को सपोर्ट करने के लिए वहां पर जरा सा भी पानी नहीं बचा था तो ये शिप ऊपर से नीचे की तरफ तेजी से गिरने लगी थी जो देखकर जनरल किन को मजबूरन अपने डिवाइन ट्रेजरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एयरशिप के फ्लाइंग टेक्निक को एक्टिवेट करना पड़ा और ये लोग एयरशिप के फुल बूस्टर को एक्टिवेट करते हुए हवा में उड़ने लगे। सिर्फ इसी तरीके से ये लोग अपनी जान बचा पाए थे। यहाँ पर सेवन प्रिंस तो ये सब देखकर काफी सारा घबराया हुआ लग रहा था लेकिन साथ ही साथ वो किन्मो के ग्रैंडपास को देखकर बहुत ही इंप्रेस भी है। दूसरी तरफ जनरल किन का एक सोल्जर आकर जनरल किन से सवाल करते हुए कहता है कि ये लोग हमसे फाइट करना चाहते हैं। जनरल किन अब आप ऑर्डर दे, हम कौन से वेपन्स का इस्तेमाल करें। ये सुनकर जनरल किन एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि अगर वो लोग हमसे फाइट ही करना चाहते होते तो अब तक हमारी शिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। ये लोग हमसे फाइट नहीं करना चाहते बल्कि ये हमें वार्निंग देना चाहते थे कि अगर हमने फाइट करने की गलती करी तो हमारा अंजाम क्या होगा। और मैं इनका मैसेज क्लियरली समझ चुका हूँ इसलिए हम इनके साथ फाइट नहीं करने वाले बल्कि हम डाजू कॉन्टिनेंट से फौरन रिट्रीट करेंगे। जनरल किन का ये ऑर्डर सुनकर सोल्जर्स बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो एयरशिप को मोड़कर यहाँ से वापस की तरफ बढ़ने लगे। सेवन प्रिंस यहाँ पर जाते जाते अपनी शिप से नीचे की तरफ देखकर उन चारों ग्रैंडपास को देखते हुए कहता है कि यहाँ पर पॉइजन किंग, गॉडली थीफ, किंग ऑफ स्पेयर और साथ ही साथ हेवनली ब्लेड मास्टर ये चारों पावरफुल कल्टिवेटर्स मौजूद है जिनमें इतनी ज्यादा ताकत है कि ये पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं ये लोग डाजू कॉन्टिनेंट के एक मामूली से विलेज में क्यों रह रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने इस लड़के को भी अपने डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। जो सब कहते हुए सेवन प्रिंस यहाँ किन्मो की तरफ देख रहा था तभी अचानक जनरल किन पीछे की तरफ आते हुए कहता है कि तुम इनकी फिक्र मत करो, हमें इन चार बुढ़ाओं से डरना नहीं चाहिए क्योंकि यानकिंग किंगडम की आर्मी बहुत बड़ी है और उसका मुकाबला ये चार वॉरियर नहीं कर पाएंगे। एक बार हमारी यानकिंग किंगडम की आर्मी इस डाजू कॉन्टिनेंट में इंटर हो जाए उसके बाद ये लोग चाहकर भी हमें नहीं रोक सकते। जो सब सुनते हुए सेवन प्रिंस कहता है कि अगर हम इन्हें मारने के बजाय इन्हें अपनी तरफ मिला ले तो इससे तो हमारी यानकिंग किंगडम की आर्मी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और हम चार
चारों तरफ अच्छे से अमन कायम कर पाएंगे। ये सारी बातें सुनकर हमें समझ आ जाता है कि सेवंथ प्रिंस असल में दिल का अच्छा है, उसे मालूम नहीं कि यानकिंग किंगडम की आर्मी क्या करना चाहती है। जबकि मास्टर गुली यहाँ सेवंथ प्रिंस को भड़काने की कोशिश कर रहा था। वो सेवंथ प्रिंस से कहता है कि इस गॉडली थीफ ने हमारी इंपीरियल डिस्क चुराई थी। क्या सच में आप ऐसे एक चोर से हाथ मिलाना चाहोगे? जो सुनकर सेवंथ प्रिंस जवाब देते हुए कहता है कि मेरे लिए वो इंपीरियल डिस्क किसी भी वैल्यू की नहीं थी, लेकिन अगर हम इन 4 मास्टर्स के साथ हाथ मिला ले तो ये हमारे यानकिंग किंगडम के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। पीछे की तरफ किन्मो यहाँ पर इस एयरशिप को जाता हुआ देख रहा था। तभी अचानक उसके पास उसके ग्रैंडपास आ गए थे, जहाँ ग्रैंडपास या किन्मो को चुराई हुई चीजें हवाले करते हुए कहते हैं कि ये अपने पास रख लो, जिनमें से एक तो उसकी ये पिन सोड की मियान भी थी। किन्मो इस मियान को लेकर काफी ज्यादा खुश हो गया था और दूसरी तरफ डाजू कॉन्टिनेंट का मैप था, जो कि किन्मो के फ्यूचर में काम आ सकता है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये छोटा सा बैग कहां से आया, जो कि असल में सेवंथ प्रिंस को बिलोंग करता था और ग्रैंडपास या ने उसकी बॉडी से ये चुराया। वैसे दोस्तों इस बात को याद रखना, ग्रैंडपास या कभी भी औरतों की बॉडी को हाथ नहीं लगाते, उनसे चोरी नहीं करना चाहता था। ग्रैंडपास या ने सेवंथ प्रिंस की बॉडी से चोरी करी। मेरा ये सब कहने का क्या मकसद है ये आप लोगों को आगे मालूम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ पर उसी बुद्धा स्टैचू को देखते हैं, जो कि पानी से निकलकर बाहर आ गया था। साथ ही साथ वो कह रहा था कि अब डाजू कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी आने वाली है। और उस बुद्धा स्टैचू की ये कहते साथ ही सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ उस जायंट टाइटन एप के घर पर आ गया, जहाँ सिल्वर नेल्स का इस्तेमाल करते हुए एक डीमन को कैद करके रखा गया था। लेकिन वो सिल्वर नेल्स दीवारों से बाहर आ गिरते हैं और हम देखते हैं कि आखिरकार वो डीमन आजाद होकर आसमान में चला जाता है, जो कि यकीनन किन्मो के लिए फ्यूचर में एक बहुत बड़ा खतरा बनकर आएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही मुसीबत नहीं थी, एक और भी बहुत बड़ी खबर चारों तरफ हर एक कल्टिवेटर के पास पहुंच चुकी थी। यहाँ किन्मो जब उस डीमन शैडो के आजाद होने की खबर अपने ग्रैंडपास के पास लेकर आया तो उन्हें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये लोग एक लेटर को देखकर परेशान हो रहे थे। ग्रैनी सी किन्मो को बताती है कि हमें उससे भी एक बहुत बड़ी खबर मिली है। असल में यानकिंग किंगडम जियांगलोंग ड्रैगन सिटी के साथ नेगोशिएशन करना चाहता था ताकि इन दोनों के दरमियान पीस कायम हो सके। वैसे तो अमन कायम होना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर ग्रैंडपास यह बताते हैं कि वो लोग अमन कायम नहीं करना चाहते, बल्कि ये यानकिंग किंगडम की एक बहुत बड़ी चाल थी। डाजू कॉन्टिनेंट के अंदर आने का सिर्फ एक ही सही रास्ता है और वो है जियांगलोंग ड्रैगन सिटी। अगर एक बार उन लोगों ने जियांगलोंग ड्रैगन सिटी के साथ अमन का कॉन्ट्रैक्ट कायम कर लिया तो उसके बाद यानकिंग किंगडम की आर्मी आसानी के साथ डाजू कॉन्टिनेंट में इंटर होकर हम पर हमला कर सकती है, जो कि डाजू कॉन्टिनेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए विलेज चीफ किन्मो से कह रहा था कि कल के दिन तुम और साथ ही साथ ग्रैनी सी दोनों जियांगलोंग ड्रैगन सिटी की तरफ जाओगे, ताकि तुम लोग इस पीस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सको। और चाहे जो मर्जी हो जाए तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट को रोकना होगा, क्योंकि ये अमन कायम नहीं हो सकता। विलेज चीफ की ये कहते ही नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ग्रैंडपास या ग्रैनी सी और किन्मो तीनों ही जियांगलोंग ड्रैगन सिटी की तरफ रवाना होने के लिए एक जगह पर इकट्ठा हो चुके थे, जहाँ पर और भी कई सारे लोग मौजूद है और वो एक तरह की सेरेमनी परफॉर्म कर रही थी ताकि वो पानी में ट्रेवल करने के लिए किसी चीज को बुलवा सके। थोड़ी देर बाद अचानक से वो बीस्ट यहाँ पर समन भी हो जाता है, जिसे देखते ही किन्मो ने पहचान लिया था कि ये तो वही बीस्ट है जिसे कल के दिन एयरशिप के नीचे बांधा गया था। ग्रैनी सी यहाँ पर किन्मो को बताती है कि असल में ये जायंट बीस्ट इस यूलोंग रिवर का गॉड है, जिसे हम रिवर गॉड बीस्ट कहकर पुकारते हैं। हम इसे खाना देते हैं और बदले में ये हमें रिवर में यहाँ से वहाँ लेकर जाता है। जो सब बताने के बाद ये लोग उसी बीस्ट पर सवार होते हुए जियांगलोंग ड्रैगन सिटी के ग्रेट मार्केट की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में जाते हुए किन्मो को यह सफर काफी जरा अच्छा लग रहा था। वो इस सफर को एंजॉय करते हुए कहता है कि डाजू कॉन्टिनेंट को वैसे ही लोग कहते हैं कि यहाँ पर गॉड्स का आशीर्वाद नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से डाजू कॉन्टिनेंट बहुत ही जरा खूबसूरत और पीसफुल जगह है। अगर यानकिंग किंगडम ने अपनी जंग की आग को यहाँ पर फैला दिया तो ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं यानकिंग किंगडम को ड्रैगन सिटी में आने से रोक कर ही रहूंगा। इसी तरह से सोचते और लगातार ट्रेवल करते हुए आखिरकार ये लोग कुछ ही देर में यहाँ जियांगलोंग ड्रैगन सिटी गेट तक पहुंच जाते हैं, जो जगह दिखने में काफी सारा खूबसूरत थी। किन्मो भी उस जगह को देखकर एडमायर कर रहा था। तभी अचानक किन्मो को वहाँ पर वही कल वाला एयरशिप भी देखने को मिला, जो कि यान किंगडम को बिलोंग करता था। इसलिए किन्मो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर वो लोग ग्रेट मार्केट में क्या करने आए होंगे। मगर साथ ही साथ किन्मो इस बात को इग्नोर करते हुए धीरे धीरे अपने साथियों के साथ यहाँ ग्रेट मार्केट के अंदर की तरफ रवाना होने लगा। मगर तभी अचानक वहाँ पर कुछ सोल्जर्स इनका रास्ता रोक लेते हैं, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि जियांगलोंग ड्रैगन सिटी के वॉरियर्स भी यहाँ पर डाजू कॉन्टिनेंट के लोगों के साथ काफी सारा बुरा व्यवहार कर रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से ये लोग नीच और गंदे खून वाले लोग हैं। जबकि दूसरी तरफ वो बाकी सब लोगों को नोबल समझते थे, जिन्हें वो रिस्पेक्टफुली अंदर की तरफ जाने लगे और इन्हें साइड पर खड़ा कर दिया था कि तुम लोग अपनी बारी का इंतजार करो। जो सब देखकर तो किन्मो को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन ग्रैनी सी किन्मो को शांत कराते हुए कहती है कि शांत हो जाओ, यहाँ पर ऐसा ही चलता है। वैसे भी एक न एक दिन वक्त आने पर हम ये सब बदल देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि शाम तक किन्मो और उसके साथियों को यहाँ पर इंतजार करना पड़ा, जहाँ शाम होने पर इन लोगों को अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है। अंदर आने पर किन्मो को शुरू में देखने को मिला कि शाम होने की वजह से यहाँ पर अंधेरा था, लेकिन अचानक से वहाँ पर रोशनी होना शुरू
हो गई। जो रोशनी आसमान में लटकी हुई एक बहुत बड़े स्टोन से आ रही थी। यहाँ पर किन्वो हैरान होकर ग्रैनी सी से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर वो क्या है। इस पर ग्रैनी सी जवाब देते हुए कहती है कि ये स्टार स्टोन है जो कि जियांगलोंग ड्रैगन सिटी को इतना सारा खास बनाता है। इस स्टार स्टोन के दो काम है, एक तो ये जियांगलोंग ड्रैगन सिटी को रोशन करता है, साथ ही साथ ये डाजू कॉन्टिनेंट के अंधेरे को भी यहाँ पर आने नहीं देता। सिर्फ इसी स्टार स्टोन की वजह से ही तो ये जियांगलोंग ड्रैगन सिटी इतनी ज्यादा खूबसूरत दिखती है और साथ ही साथ इसी स्टार स्टोन की वजह से इस सिटी को सिटी ऑफ इटर्नल नाइट कहकर भी पुकारा जाता है। जो सारी बातें सुनते हुए ग्रैंडपा जिया भी किन्वो को बताता है कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि आखिर यान किंगडम के लिए ये जियांगलोंग ड्रैगन सिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो यहाँ के स्टार स्टोन का भी अपनी आर्मी के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे वो अपने साथ लेकर कहीं पर भी जा सकते हैं, वरना इस स्टार स्टोन के अलावा वो अपनी बड़ी सी आर्मी को लेकर डाजू कॉन्टिनेंट में रात को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यहाँ ग्रैंडपा जिया जब ये सब बता ही रहे थे तभी अचानक उन्हें अपने साइड पर एक वाइन शॉप की स्मेल आई। इसलिए वो बहुत ही सीरियस अंदाज में कहते हैं कि हम लोग अब जियांगलोंग ड्रैगन सिटी में आ चुके हैं और हमारा मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग समय जाया नहीं कर सकते, बल्कि हम लोग अलग अलग होकर इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे। जो सब तो सिर्फ बहाना था, क्योंकि ग्रैंडपा जिया ये सब कहने के बाद सीधा सीधा उसी वाइन शॉप के अंदर चला गया। जबकि ग्रैनी सी तो ग्रैंडपा जिया की इन चालाकियों को जानती थी, इसलिए वो गुस्सा होते हुए कहती है कि ये बुढ़ाऊ अंधा कभी नहीं सुधरने वाला। किन्वो को भी ये सुनकर हंसी आ रही थी। तभी अचानक ग्रैनी सी किन्वो से कहती है कि मुझे किसी से जाकर मिलना है। तब तक किन्वो तुम भी इस ग्रेट मार्केट को अच्छे से देख लो और तुम्हें अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो उसे लेकर मेरे पास आ जाना। ये सब कहने के बाद ग्रैनी सी भी किन्वो को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ किन्वो इस ग्रेट मार्केट को अकेले ही देखने के लिए यहाँ वहाँ घूमने लगा, जहाँ ये ग्रेट मार्केट तो काफी ज्यादा बड़ा था और इसी वजह से किन्वो को ये जगह काफी पसंद भी आई। वो अपनी गॉड आइज को एक्टिवेट करते हुए आसपास की जगहों में कीमती चीजों को खरीदने की कोशिश करता है, जहाँ किन्वो अपनी गॉड आइज एक्टिवेट करके सस्ते में एक बहुत ही कीमती ट्रेजर खरीद चुका था और इसे वो बाद में महंगा बेच सकता है। मगर किन्वो जब यहाँ पर ये सब कर रहा था तभी अचानक सेवन प्रिंस की नजर उस पर पड़ गई थी और वो हैरान होते हुए कह रहा था कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस लड़की को मैं दोबारा ग्रेट मार्केट में देख पाऊंगा, और साथ ही साथ मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर इसने ये मिट्टी का मटका क्यों खरीदा होगा, ये तो मुझे बिल्कुल भी खास नहीं दिख रहा। मगर इस लड़के ने ये मिट्टी का मटका खरीदने से पहले अपनी गॉड आइज का इस्तेमाल किया था, तो यकीनन इस मटके में कोई ना कोई खास बात तो होगी ही। यहाँ जब सेवन प्रिंस ये सब सोच रहा था तभी अचानक हम वहाँ पर एक बहुत ही गरीब आदमी को देखते हैं, जिसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे और वो लोगों से मदद मांगते हुए कह रहा था कि प्लीज मेरी मदद कर दो, मैं आप लोगों के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चों ने पिछले कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया, उन पर रहम करो, उन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन कोई भी उस आदमी की मदद नहीं कर रहा था। किन्वो का ये देखकर दिल टूट जाता है, जबकि दूसरी तरफ सेवन प्रिंस को भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अपनी सिस्टर जिन से वादा करता है कि एक न एक दिन मैं इस दुनिया को बेहतर बना दूंगा, जहाँ पर किसी को भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही साथ वो सिस्टर जिन से एक पैसों की पोटली पकड़ते हुए फौरन उस भिखारी की तरफ थ्रो कर देता है। अगर वो ऐसा ना करता तो दूसरी तरफ किन्वो उसकी मदद करने वाला था। सेवन प्रिंस इतना अच्छा इंसान है, किन्वो ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी वो यहाँ सेवन प्रिंस को परेशान करने के लिए उसके पास आकर कहता है कि ये देखो ये कौन है, ये तो यान किंगडम का वही गोलू मोलू बच्चा है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ खुद के लिए गोलू मोलू वाला वर्ड सुनकर तो सेवन प्रिंस भी थोड़ा सा एम्बैरेस्ड हो गया और वो यहाँ पर किन्वो से कहता है कि तुम ऐसा मत कहो, मैं अपनी फैमिली का सेवन प्रिंस हूँ, तुम मुझे बाकी सबकी तरह यंग मास्टर सेवन कहकर पुकारो। जो सुनकर किन्वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हें गोलू मोलू यंग मास्टर सेवन कहकर पुकारूंगा। जो सुनकर तो सेवन प्रिंस को किन्वो पर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अपने फैन को किन्वो की गर्दन पर तानते हुए कहता है कि तुम्हारी तो सिस्टर जिनको भी यहाँ पर इन दोनों की ये बच्चों वाली हरकतें देखकर इन पर हंसी आ रही थी। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि वो भिखारी यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर फौरन से सेवन प्रिंस के पास आकर उनका शुक्रिया अदा करता है। साथ ही सर वो भिखारी कह रहा था कि तुम लोगों ने हमें इंसानों की तरह ट्रीट किया, वरना जियांगलोंग ड्रैगन सिटी में लोग हमें इंसान ही नहीं समझते। ये सुनकर किन्वो उस आदमी से कहता है कि तुम्हें डाजू कॉन्टिनेंट में जाकर रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ रहने के लिए तुम्हें अपनी एबिलिटीज पर काम करना होगा, वहाँ पर कोई भी तुम्हें इस तरह से ट्रीट नहीं करेगा। जो सुनकर वो आदमी किन्वो का शुक्रिया अदा करता है। साथ ही साथ वो किन्वो से कहता है कि जरूर मैं इस बारे में सोचूंगा। दूसरी तरफ सेवन प्रिंस को भी किन्वो की ये हरकत काफी ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए वो किन्वो के पास आते हुए कहता है कि वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो। किन्वो भी यहाँ पर वो मिट्टी का मटका लेकर फौरन से सेवन प्रिंस के सामने पेश करते हुए कहता है कि इसे ले लो, ये इस आदमी की मदद करने के लिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक शुक्रिया का तोहफा है। अगर तुम इस मिट्टी के मटके को बाहर की दुनिया में जाकर बेचोगे तो यकीनन तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। जो सारी बातें सुनकर सेवन प्रिंस ने किन्वो का ये तोहफा तो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन वो उसे बताता है कि हमारे यान किंग किंगडम वाले कोई भी चीज फ्री में नहीं लेते, बल्कि वो जाते जाते किन्वो के हाथों में सोने के सिक्के की एक पोटली देकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ किन्वो के लिए तो उन सोने के सिक्कों की कोई भी वैल्यू नहीं थी, इसलिए वो उस पोटली को पकड़ते हुए फौरन यहाँ वापस से सेवन प्रिंस की तरफ थ्रो कर चुका और सेवन प्रिंस जब तक पीछे की तरफ देखता तब तक किन्वो वहाँ से गायब हो चुका था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ पर मार्केट के अंदर से गुजरते हुए 6 से 7 लोगों को देखते हैं, जो सबके सब बहुत ही सारा पावरफुल दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा था
जैसे कि ये सब लोग अलग अलग सिटीज को रिप्रेजेंट कर रही है। किन्मो भी यहाँ पर इन लोगों को देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि ये लोग काफी सारा पावरफुल है और ऐसा देखकर लगता है जैसे कि ये एक दूसरे के दुश्मन है, पर फिर भी यहाँ पर ये लोग सिटी लॉर्ड के मेंशन जा रहे हैं, इसलिए ये लोग एक दूसरे से फाइट नहीं करेंगे। हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड यहाँ पर इन सब लोगों को वेलकम करने लगा। तभी अचानक थोड़ी देर में वहाँ पर जनरल किन भी आ जाता है जो कि यानकिंग किंगडम की तरफ से आया हुआ था, इसलिए सिटी लॉर्ड उसे भी वेलकम करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आने के लिए सिर्फ आखिरी गेस्ट बचा हुआ था जिसका सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक वॉरियर तो सिटी लॉर्ड से सवाल करने लगा कि आपने खुद कहा था कि डीमन कल्ट की लीडर की वाइफ भी यहाँ पर आएगी, लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं? जिस पर सिटी लॉर्ड जवाब देते हुए कहता है कि मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन तुम लोगों को सब्र करना होगा, मैंने उसे लेटर भिजवाया था, यकीनन वो यहाँ पर आएगी। इन दोनों के दरमियान अभी ये सब बातें चल ही रही थी, तभी अचानक आसमान में एक रेड कलर की रोशनी चमकना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ फूलों की पंखुड़ियां यहाँ पर हवा में फ्लोट कर रही थी, जिसे देखते हुए किन्मो हैरान होकर कहता है कि ये फूलों की पंखुड़ियां वाइटल एनर्जी से बनी हुई है। और असल में हमें देखने को मिलता है कि ये चार्मिंग एंट्री किसी और की नहीं बल्कि डीमन कल्ट की लीडर की वाइफ यानी कि ग्रैनी सी की है, जो कि अपने यंगर फॉर्म में यहाँ पर आई हुई थी और वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सब लोग यहाँ पर ग्रैनी सी की खूबसूरती को देखकर मदहोश रह गए थे। इवन की किन्यो ने भी ग्रैनी सी को इस रूप में पहली बार देखा था और वो उसे पहचान नहीं पाता, बल्कि वो भी उसके रूप को देखते हुए कहता है कि वाओ, ये लेडी वाकई में काफी खूबसूरत है। लेकिन ग्रैनी सी जब यहाँ पर सिटी लॉर्ड से कहती है कि देरी के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, तो उसकी आवाज सुनकर किन्यो थोड़ा सा शौक हो गया था और वो अपने मन में सोचने लगा कि ये आवाज तो मैं पहले भी सुन चुका हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग ग्रैनी सी को सीयू कहकर पुकारते हुए कह रहे थे कि सीयू इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। ऐसा लग रहा है जैसे कि चांद खुद जमीन पर उतर आया हो। 40 साल बाद दोबारा इस खूबसूरती को कोई भी देख पाया है। यहाँ पर सब लोग मिस सीयू की इसी तरह की तारीफें करते जा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड भी मिस सीयू को वेलकम करते हुए कहता है कि थैंक गॉड आप यहाँ पर आई, क्योंकि प्रीवियस डीमन कल्ट की लीडर की वाइफ के यहाँ आ जाने की वजह से जियांगलोंग ड्रैगन सिटी की इज्जत में और भी ज्यादा इजाफा हो गया। यहाँ सिटी लॉर्ड के मुंह से डीमन कल्ट के लीडर की वाइफ का नाम सुनकर तो किन्यो सरप्राइज हो गया था, क्योंकि वो तो ग्रैनी सी थी। इसलिए किन्यो हैरान होकर अपने मन में यही सोच रहा था कि आखिर डीमन कल्ट के लीडर की और कितनी ज्यादा वाइफ थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ग्रैनी सी और इस लड़की का आपस में क्या ताल्लुक होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड यहाँ पर मिस सीयू को काफी अच्छे से वेलकम करते हुए खाने पर अंदर की तरफ ले जाता है, जबकि बाकी के सब लोग ये सब होता हुआ देख रहे थे। किन्यो भी अंदर की तरफ जाकर इस बारे में और सारा इन्वेस्टिगेट करना चाहता था, लेकिन वो ऐसे ही मुंह उठाकर अंदर नहीं जा सकता, इसलिए वो सोचने लगा कि आखिर मैं अंदर कैसे जाऊं। जो सब सोचते हुए अचानक से किन्यो को वहाँ पर दीवार पे लगा हुआ एक चैलेंज नोटिस दिख जाता है, जिसमें लिखा हुआ था कि कोई भी कॉमनर जो कि अरीना में फाइट करना चाहे वो सिटी लॉर्ड के मेंशन के अंदर इंटर हो सकता है। इस फाइट को जीतने पर 100 गोल्ड कॉइंस मिलेंगे, इसलिए किन्यो इसमें इंटरेस्टेड हो गया था और वो इसके लिए साइन अप भी करना चाहता था ताकि वो इस मेंशन के अंदर जा सके। लेकिन वहाँ के गार्ड्स किन्यो को मना करते हुए कहते हैं कि ऑलरेडी सारे के सारे स्लॉट्स पूरे हो चुके हैं, तुम्हें कल सुबह जल्दी आना होगा, उसके बाद ही तुम इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले पाओगे। जो सब सुनकर तो किन्मो काफी सारा निराश हो गया था और वो निराश होते हुए धीरे धीरे वहाँ से जाने लगा, पर तभी अचानक उसे साइड से किसी लड़की की आवाज सुनाई थी। जो सुनकर किन्मो हैरान होते उस लड़की की तरफ देखकर सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो। ये सुनकर वो लड़की अपने मन में कहती है कि अच्छा, तो इसने सच में मुझे नहीं पहचाना। लेकिन वो किन्मो के साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव करते हुए उसे बताती है कि मेरा नाम है लिन यूजी। जो नाम सुनकर किन्यो जवाब देते हुए कहता है कि लिन यूजी, ये काफी प्यारा नाम है। और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों को समझ नहीं आया हो तो ये वही 7 प्रिंस है। असल में 7 प्रिंस एक लड़की था जिसका असली नाम प्रिंसेस यूजी है और वो लड़का बनकर ही डाजू कॉन्टिनेंट में आई थी। किन्मो तो इस प्रिंसेस को नहीं पहचान पाता क्योंकि उसके हिसाब से 7 प्रिंस तो एक लड़का था। वो इस प्रिंसेस यूजी को एक अलग ही लड़की समझ रहा है, जहाँ दूसरी तरफ प्रिंसेस यूजी तो किन्मो को पहचानती थी, इसलिए वो मुस्कुराकर उससे सवाल करते हुए कहती है कि मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या तुम बताओगी कि क्या मैं मोटी हूँ और मैं गोलू मोलू दिखती हूँ। जो सुनकर किन्यो यहाँ काफी गौर से प्रिंसेस यूजी के मुंह को देखते हुए कहता है कि तुम्हारा मुंह तो गोल मटोल है, यानी कि हाँ, तुम सच में गोलू मोलू हो। ये सुनकर तो प्रिंसेस यूजी को एक बार फिर से गुस्सा आ गया और वो गुस्सा होते हुए कहती है कि राउंड फेस बिल्कुल नॉर्मल होता है। यहाँ इस लड़की का गुस्सा देखकर किन्यो हैरान होते हुए कहता है कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कि ये गुस्सा मैं पहले भी देख चुका हूँ। तभी अचानक दूसरी तरफ प्रिंसेस यूजी किन्मो से सवाल करते हुए कहती है कि क्या तुम सिटी लॉर्ड के मेंशन के अंदर जाना चाहते हो, अगर ऐसा है तो मेरे साथ आओ। जो सुनकर तो किन्मो खुशी खुशी प्रिंसेस यूजी को फॉलो करने लगा और ये लोग दरवाजे से नहीं बल्कि चुपके से छत से कूदते हुए यहाँ मेंशन के अंदर आ जाते हैं। जो मेंशन अंदर से काफी सारा बड़ा था, साथ ही साथ वहाँ पर एक दावत चल रही थी, इसलिए वहाँ पर मौजूद गार्ड्स यहाँ पर प्रिंसेस यूजी या फिर किन्मो को आगे की तरफ जाने नहीं देते क्योंकि वो लोग इनवाइटेड नहीं थे। लेकिन प्रिंसेस यूजी जनरल किन को इशारा करती है, जहाँ जनरल किन ने तो प्रिंसेस यूजी को देखते ही पहचान लिया था और बेशक जनरल किन ने प्रिंसेस यूजी को यहाँ पर आने से मना किया था, लेकिन अब वो क्या ही कर सकता है। इसलिए वो सिटी लॉर्ड से कहता है कि मेरे कुछ दोस्त यहाँ पर आए हैं, इसलिए सिटी लॉर्ड ने प्रिंसेस यूजी और किन्मो को भी अंदर
उधर आने की इजाजत दे दी थी ताकि वो भी बैठकर इस दावत को एंजॉय कर सके। जहाँ बैठने के बाद जब किन्मो ने जनरल किन की तरफ देखा तो जनरल किन काफी गुस्से से किन्मो को घूर रहा था। ये देखकर तो किन्मो घबरा गया। वो प्रिंसेस यूसी को बताता है कि ये तो यानकिन किंगडम से है, जिस पर प्रिंसेस यूसी किन्मो को शोर करने से मना करती है। साथ ही साथ वो उसे बता रही थी कि यहाँ पर अलग अलग कॉन्टिनेंट और सिटी से लोग आए हैं। तुम सामने की तरफ मौजूद हो सेल्डर की तरफ देखो, ये आया है डिवाइन जजमेंट माउंटेन से, जबकि वो काला गुस्सैल मास्टर ग्रेट थीफ ऑफ अंडरवर्ल्ड सिटी से आया है। अगर तुम लेडी हुआंग लियान की बात करो तो वो मास्टर ऑफ वंडरफुल पॉइजन सिटी की लॉर्ड है। अगर सीधा सीधा बताओ तो यहाँ पर मौजूद हर एक मेंबर ही इस ग्रेट मार्केट के लिए काफी सारा इंपॉर्टेंट है, जबकि सेंटर में मौजूद है मास्टर फू युंडी जो कि सिटी के लॉर्ड है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब किन्यो को मिली तो किन्यो यहाँ पर प्रिंसेस यूजी से भी सवाल करते हुए कहता है कि वैसे तुमने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया, तुम भी तो अपनी आइडेंटिटी मुझे बताओ। लेकिन प्रिंसेस यूजी उसे डालते हुए कहती है कि मेरी आइडेंटिटी तो एक सीक्रेट है जो कि तुम्हें अभी नहीं बाद में कभी बताऊंगी। ये सब कहते हुए प्रिंसेस यूजी काफी ज्यादा क्यूट दिख रही थी। तभी अचानक हम उसी ब्लैक मास्टर को देखते हैं जो कि खड़े होते हुए कह रहा था कि लीडर्स वाइफ मिस सीयू बताओ तुम भी हमसे मिलकर कुछ बात करना चाहती थी, आखिर वो क्या बात है। जो सुनकर मिस सीयू जवाब देते हुए कहती है कि तुम लोग जानते हो कि डीमन कल्ट का ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हासिल करने के लिए कई सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, क्योंकि इस ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर का इस्तेमाल करते हुए कोई भी एक गॉड लेवल तक खुद को लेकर जा सकता है। मैं यहाँ पर आई ही सिर्फ इसलिए हूँ ताकि मैं जान सकूं कि आखिर इस ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर को हासिल करने के और कौन कौन काबिल है। असल में मिस सीयू यहाँ पर सिटी लॉर्ड के लिए एक जाल बिछा रही थी। जो सारी बातें सुनते हुए ब्लैक मास्टर गुस्सा होकर अचानक से अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए कहता है कि क्या हुआ अगर तुम्हारे पास ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर है, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम इस तरह की बातें करोगी तो हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देंगे। जो सुनकर मिस सीयू जवाब देते हुए कहती है कि वो तुम्हें पहले से ही जानती हूँ कि जिसके पास भी ये ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर्स होंगे वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता है। इसलिए ये टेक्निक जिसके पास भी होगी सब लोग उससे फॉलो करेंगे, चाहे फिर वो यहाँ का सिटी लॉर्ड ही क्यों ना हो या फिर वो यान किंगडम का एक इंपॉर्टेंट गेस्ट हो, चाहे जिसके पास भी ये टेक्निक होगी सब लोग ही उसको फॉलो करेंगे, लेकिन उसे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। यहाँ मिस सीयू की ये सारी बातें सुनकर जनरल किंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लीडर की वाइफ हो, मगर हमारे यान किंगडम को तुम्हारे ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लूंगा। जो सुनकर मिस सीयू जवाब देते हुए कहती है कि ये तो फिर अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि फिर सिटी लॉर्ड ही सबसे ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट होगा, और अगर उससे मेरी ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर टेक्निक भी मिल जाती है तो उसके बाद यान किंगडम और साथ ही साथ जियांगलोंग ड्रैगन सिटी के दरमियान जो नेगोशिएशन होने वाली थी उसमें अपर हैंड तो सिटी लॉर्ड का ही होगा, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा फायदा अपने लिए हासिल कर सकता है। ये सुनकर तो सिटी लॉर्ड को काफी अच्छा लगा, क्योंकि ये प्लान वाकई में जबरदस्त है। अगर उसे ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर टेक्निक मिल जाए तो वो उससे खुद को और ज्यादा ताकतवर कर सकता है, फिर उसे यान किंगडम के साथ डील करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर वो डील करता भी है तो वो ज्यादा से ज्यादा फायदा अपने लिए डिमांड करेगा। मगर वो ब्लैक मास्टर यहाँ पर मिस सीयू के इरादों को समझ रहा था, इसलिए वो मिस सीयू पर गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, क्या तुम सिटी लॉर्ड को यान किंगडम के खिलाफ। अभी वो इससे पहले कि यहाँ पर आगे कुछ भी कह पाता तभी अचानक उसे अपने पीछे एक बहुत बड़ा ड्रैगन देखने को मिलता है, जिसे देखकर तो वो ब्लैक मास्टर अपने ही जगह पर डर के मारे फ्रीज हो गया था, क्योंकि असल में ये ड्रैगन किसी और का नहीं बल्कि सिटी लॉर्ड का है, जो कि बहुत ही गुस्से के साथ उस ब्लैक मास्टर को देख रहे थे। और यहाँ इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।